यस सर। हाँ फिर तो मसला नहीं होना चाहिए यार, ये तो वही हमने जो क्वेश्चन में गिवन है जस्ट उसका आपने यानी कि एक्स एक्स इक्वल 3x के लिए हमने पॉइंट्स लिए, लेने तो सिर्फ 2 पॉइंट है, 0 और 1, कोई से भी 2 पॉइंट लेने, वो 2 पॉइंट्स लेके लाइन को कंबाइन करेंगे तो ये रेड वाला ग्राफ बनेगा हमारे पास। ठीक है, जब रेड वाला ग्राफ हमने बना लिया जो क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन को, जब आपने ग्राफ ड्रा कर लिया जो रेड लाइन में है हमारे पास यहाँ, तो ग्राफ ड्रा करने के बाद हमने मेन जो चीज थी इसके अंदर, जो नई चीज है, ग्राफ ड्रा करने वाला काम नया नहीं था, जो न्यू था इसके अंदर जो कि आपने एफएससी में भी नहीं पढ़ा हुआ, वो डिफरेंट ये चीज थी। इसके अंदर जो आपने एरिया फाइंड किया विद हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, वो एरिया आपने शेड करके बताना था कि वो एरिया है कौन सा है। ठीक है, तो जब ग्राफ आपने ड्रा कर लिया। सर एक क्वेश्चन। जी जी सर जिस तरह लाइन इस वक्त 0 0 पे ओरिजिन से भी पास कर रही है, और जी लाइन अगर ओरिजिन से नीचे वाली साइड से पास कर रही हो, मतलब लेट्स जी से 1 और 2, एक्स कोऑर्डिनेट 1 ले लें, वाई कोऑर्डिनेट 2 ले लें, -2 ले लें, वहां से पास करी, तो जो उसके ऊपर वाला हिस्सा है वो वाला शेड करेंगे हम। वो भी शेड करना पड़ेगा। इट डिपेंड्स कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट क्या है, जब वो डिसाइड करेंगे उसके बाद, यानी कि लेट्स से जब मैं आपको आपके वही जो आपने ग्राफ है वो बना लेते हैं हम यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल, हाँ मैं व्हाइट बोर्ड पे ये चीज ओपन करता हूँ, 1 मिनट है, तो अभी वो चीज भी हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ आपके साथ, वहां पे ये चीज डिस्कस करते हैं। अब देखें शो हो रही है आपको दोबारा से वही इमेज? जी सर। ओके जी सर। ठीक है, अब मैंने मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर लिया, वो पीडीएफ मैंने खत्म कर दी, इसे हम लिख सकते हैं। ओके ये देखो कि लेट्स से कि आपने ये कहा है कि अगर जो लाइन है ये हो, लेट्स से कि ये है जी एक्स एक्सिस, हियर इज द एक्स और वाई एक्सिस बना ली हमने, और अब बताएं लाइन कैसे कह रहे हैं आप, लाइन कैसी हो? सर सेम वही लाइन हो, बस ये है कि वो 0 0 ओरिजिन से पास कर रही थी ना, मैं चाहता कि वो नीचे वाले क्वाड्रेंट में भी थोड़ी सी आ जाए, जिस तरह ये के 1 और -2 पे पॉइंट लगा लें आप एक। ये ठीक है लाइन? जी सर ऐसे ठीक है। अब अगर ये देखो, अब इसके अकॉर्डिंग अगर लिमिट यही होती कि ये मेरे पास 0 से लेकर 2 तक ही होता, 0 से लेकर 2 तक, ठीक है, आवाज आ रही है बच्चे? जी जी सर आ रही मुझे आपकी बात। ओके, अब अगर हमारे पास सेम वही चीज होती है लेकिन ग्राफ यानी कि इस तरह से बनता है, यानी कि जो हमने नया बनाया तो लिमिट होती है 0 से लेकर 2 तक, तो इसका 0 पॉइंट क्या है, लेट्स से यहाँ पे इसका 0 होगा, इस जगह पे ओरिजिन पे ये है डी 0, और लेट्स से ये क्या है हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे डी 1 है, और लेट्स से यहाँ पे आगे कोई हमारे पास यहाँ पे है जी 2 है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। तो अब अगर आपने शेड करना होता है यानी कि 0 से लेकर 2 तक रीजन है, ठीक है, और आपने शेड करना है, ग्राफ आपने ड्रा कर लिया, ये रेड में ग्राफ आया, अब अगर आपने शेड करना है तो अगेन स्टेप्स वही है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो 0 लेफ्ट बाउंड है वो बाउंड मार्क करो, तो ये येलो से मैंने मार्क कर दिया कि ये हमारी लेफ्ट बाउंड आ गई इसकी, ठीक है जी, 0 के ऊपर। और राइट बाउंड क्या थी इसकी 2 पे, तो ये राइट साइड पे हमें येलो, तो 2 पे भी क्या कर दिया हमने, बाउंड कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि रियल शेड करना तो अब हमें अपर और लोअर बाउंड चाहिए इसके बिटवीन। ठीक है, अब जो शेडिंग होगी, अब वो शेडिंग क्या होगी, वो कंप्लीट होगी जो कि इस लेफ्ट और राइट बाउंड 0 और 2 के बिटवीन जो रीजन क्लोज हो रहा है एक्स एक्सिस और ग्राफ के बिटवीन, एक्स एक्सिस एंड ग्राफ के बिटवीन, ये चीज में रखनी है आपने। तो ये जो एक्स एक्सिस ग्रीन में एक्स एक्सिस है तो उसके बिटवीन और ग्राफ में ये जो हिस्सा है, ये जो मैं रेड में शेड कर रहा हूँ, ये रीजन सारा क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, ये वाला और इसके अलावा ऊपर वाला ये रीजन भी सारा आपको शेड करना पड़ेगा। समझ आई बात की कि नहीं आई? जी सर आ गई समझ। कि आपने एक्चुअली जब शेडिंग करते हैं तो जब एरिया की बात हो रही होती है तो एरिया होता है हमारे पास कोई ना कोई क्लोज रीजन। क्लोज रीजन से बात क्या है कि वो चारों साइड से क्या हो जी, बाउंड हो। अगर
अगर तो वो चारों साइड से बाउंड है तो फिर वो एरिया क्या होता है, शेड होता है। ठीक है, तो जब एरिया अंडर द कर्व यानी कि एक ही फंक्शन हो, उसका एक ही ग्राफ बनेगा, तो उसको उसको जब आपने बाउंड करना होगा तो फिर आपने एक्स एक्सिस और कर्व के बिटवीन देखना होता है। तो सबसे पहले लेफ्ट और राइट बाउंड डिसाइड कर ले, जो लिमिट्स गिवन हो उसके अकॉर्डिंग। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि अपर और लोअर जो लिमिट जो डिसाइड करनी है, जो बाउंड डिसाइड करनी है, बेसिकली जो आपकी है वो एक्स एक्सिस और कर्व के दरमियान डिसाइड होगी। क्लियर है बात? जी सर, एक और बात पूछनी सर, अगर ये एक डाउनवर्ड ओपनिंग का पैराबोला हो जो कि नीचे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, तो फिर तो कोई भी नहीं एरिया आएगा ना उसके अंदर। नहीं, क्यों नहीं आएगा? ये देखो, लेट्स से ये है फॉर एग्जांपल एक्स, ये वाई एक्सिस, लेट्स से ये एक्स एक्सिस, ठीक है। और डाउनवर्ड ओपनिंग में पैराबोला बना लेते हैं हम नीचे वाले हिस्से में, ऐसे ही है ना? जी सर, ये लो जी, -1 पे बना ले सर। चलो -1 पे बना लेते हैं। ये लेट्स से यहाँ पे -1 है, ठीक है जी। ये लेट्स से ये पैराबोला बन गया रफली, ठीक है। जी सर। और फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है -1, ये लेट्स से -2 है, लेट्स से दिस इज 1, लेट्स से दिस इज 2, ठीक है। हमने मार्क कर लिया 0 1, ये 1 है, लिख देता हूँ 1, एंड हियर इज द 2, एंड दिस इज -1 एंड दिस इज -2, ठीक है। अब लेट्स से क्योंकि ये डाउनवर्ड पैराबोला है, -1 पे है, तो इसका फंक्शन जो है राइटिंग का टेंशन लेना, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ आज माउस से, मेरे पास आज वो नहीं है टच, मैं लैपटॉप चेंज किया हुआ था। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये फंक्शन इसका बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -1, यानी कि -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। ये इसका इस तरह का फंक्शन बनेगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब लेट आपको ये कहा जाता है कि आप -1 से लेके और 2 तक क्या करें जी, इंटीग्रेशन करें, ठीक है। यानी कि -1 से लेके 2 तक आप इंटीग्रेशन करनी है, एरिया फाइंड करना है -1 से लेके माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। ये चीज है लेट से, तो ग्राफ इसका यही बनेगा जो रेड में आपने बनाया है, ठीक है। अब जो चीज सीखने वाली है वो ये कि अब शेड क्या होगा, यही मेन क्वेश्चन है ना। तो हमने इसका ग्राफ बना लिया, पॉइंट्स लिए 9 पॉइंट्स लिए -1 माइनस एक्स स्क्वायर के, 9 पॉइंट्स लिए, ग्राफ बनाया, ये रेड में हमारे पास ग्राफ बन गया इसका, ठीक है। अब आपने शेड करना है कि शेड कौन सा रीजन होगा, तो अगेन टेक्निक वही है, -1 से लेके 2 तक एक्स एक्सिस के ऊपर -1 से लेके 2 तक बाउंड करें पहले उसे। तो लेट से मैं बाउंड कर लेता हूँ ब्लू कलर से, लेट से ये एक्स का -1 यहाँ पे है, -1 और -1 से लेके 2 तक, तो ये हमारे पास यहाँ पे जी 2 है जी, ठीक है जी। तो ये -1 और -1 से लेकर 2 तक हमने क्या कर लिया, इसको भी पहले बाउंड कर लिया। तो ये लेफ्ट और राइट बाउंड होगी हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल। अब क्या डिसाइड करना है, जब लेफ्ट और राइट बाउंड डिसाइड होगी लिमिट्स को यूज करते हैं, तब अब हमें देखना है कि अब इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये लेफ्ट और राइट जो रीजन हमने जो बाउंड किया लेफ्ट और राइट से, इसके बिटवीन कौन सा क्लोज रीजन है जो कि एक्स एक्सिस और कर्व की वजह से बाउंड हो रहा है। तो वो अगर आप देखिए तो इसमें कौन सा रीजन है जो बाउंड हो रहा है। अगर मैं नंबरिंग कर दूं, लेट से फॉर एग्जांपल ये एक नंबर 1 रीजन है, लेट से दिस इज द नंबर 2 रीजन। 28 पर आ गए। एक मिनट है बच्चे, ये नंबर 4 है जी। अब क्या कह रहे हो महक आप? सर ये लेक्चर 28 को डिस्कस कर रहे हैं हम। 27 को ओके सर। सिंगल कर्व है, ओके। अब ये देखो, मुझे अब ये बताओ आप कि इसमें 1 2 3 और 4, 1 2 और 3 4 में से कौन सा रीजन है जो कि बाउंड है चारों तरफ से, बता सकते हो? तो मेरे ख्याल में 4 है। और 2 और 3 के बारे में क्या ख्याल है? तो मेरे ख्याल में 3 भी है, 2 और 1 नहीं है। हाँ, यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें 1 और 2 दोनों अनबाउंड है, क्योंकि 1 को आप नीचे से बाउंड मिल रही है एक्स एक्सिस की वजह से, ये येलो में, ठीक है। लेफ्ट साइड से ये ब्लू जो है हमारे पास, इससे भी बाउंड मिल रही है, ठीक है। लेकिन इसको अपर साइड से इसको कोई भी बाउंड
नहीं मिल रही 1 को, तो ये तो अनबाउंडेड है। 2 भी क्या अनबाउंडेड है, लेकिन जो बाउंड हो रहा है वो 3 और 4 है, क्योंकि हमने क्या बताया था एक्स एक्सिस और कर्व के बिटवीन हमने बाउंड करना है और वो क्या करना है हमने शेड करना होता है। तो यहाँ पे 3 और 4 जो है वो बेसिकली एक्स एक्सिस के बिटवीन वो रीजन है जिसको आपको शेड करना पड़ेगा। यानी कि ये जो रीजन है हमारे पास यहाँ से लेके, अगर मैं देखूं तो ये जो कंप्लीट रीजन है, ये जो एरिया है बन रहा है, इस पूरे एरिया को आपको शेड आउट करना पड़ेगा। समझ आई बात की? जी सर समझ आ गई। पर्पस सिर्फ ये है कि देखना है कि रीजन कौन सा बाउंड हो रहा है बाय यूजिंग द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, ठीक है। लेकिन इनिशियली लेफ्ट और राइट लिमिट पहले डिसाइड करनी है। जब लेफ्ट और राइट डिसाइड कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ये पता चलता है कि अब ये जो हमारे पास रीजन है, कौन सा रीजन इसमें बाउंड हो रहा है एक्स एक्सिस और कर्व की वजह से, फिर आप उसको शेड करते हैं। ठीक है सर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है। जी जी सर क्योंकि हम एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड करते हैं, जो हम रीजन शेडेड करेंगे वो ग्राफ के अंडर वाला नहीं होगा हमेशा? नहीं, यही मैं तो चीज समझानी थी, इसलिए मैंने इसके लिए ना मैंने पूरा लेक्चर रखा हुआ है। ये वो हम नॉर्मल लाइक जस्ट लाइक अ कैजुअल सेंस कह लें कि हम क्या देते हैं एरिया अंडर द कर्व। लेकिन अगर मैं प्री साइज वर्डिंग यूज करूँ ना, तो जो आपके पास जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है ना, जब आप सिंगल फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो एरिया देता है बेसिकली आपको कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन वाला। ठीक है, आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि एरिया बिटवीन कर्व एंड द एक्स एक्सिस, अगर मैं मोर प्रीसाइजली बात करूं शेडिंग के पर्सपेक्टिव से। समझ आ गई बात की? तो इस चीज से वो आपका जो रेगुलर कॉन्सेप्ट बना हुआ था उसको मिस यूज नहीं करना। प्रॉपर जो आपने जो है, जब आप शेडिंग में जाएंगे तो आपने जो कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, जो कि एक्चुअली में जो हो रहा होता है बैक एंड पे आपके ग्राफ के साथ, वो यही चीज हो रही होती है, एक्स एक्सिस और कर्व के बिटवीन बाउंड हो रहा होता है रीजन। ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर वो एक हमारी क्लास के स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया है सर, प्रिया अमजद नेम है उसका। सर वो कह रही है कि सर से कह दूं कि मेरी प्रेजेंट लगा दें, उसका इंटरनेट इशू है सर। 276 रोल नंबर है। चलो वो कर लेते हैं, अभी मैं रेडस में नहीं आया, रेडस बाद में जाते हैं, अभी ये डिस्कशन कर लेंगे फिर। ओके सर। ठीक है, कर लेंगे उसको। हाँ बताओ बच्चों मुझे इसको, ये चीज समझ आई है कि नहीं आई शेडिंग? जी सर समझ आ गई मुझे। ओके, आगे मूव करते हैं। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसने पूछा, मुझे नेम शो नहीं हो रहा किसी का जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिर्फ मैं इसको व्हाइट बोर्ड देख रहा हूँ मैं। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन कि एरिया अंडर द कर्व से मुराद ये नहीं है कि आपने वही एरिया लेना है हमेशा, आपने कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन वाला एरिया लेना है ऑलवेज। ठीक है, जब सिंगल कर्व होगी, ये याद रखना, सिंगल कर्व और डबल कर्व में डिफरेंस होता है रूल का। तो जब सिंगल कर्व होगी तो कर्व और एक्स एक्सिस के बिटवीन जो रीजन बाउंड हो रहा होगा उसको शेड करना है, लेकिन उससे पहले लेफ्ट और राइट बाउंड आपने मेंशन जरूर करनी होती है। ठीक है ओके जी, जी सर। आगे मूव करते हैं। ये डिस्कशन हमारी क्लोज हो गई सिंगल कर्व के बारे में। वैसे वीडियो आप लोगों ने अगर वीडियो देखी हो तो फिर तो आपको ज्यादा 80% तक तो आपको समझ आ जानी चाहिए, अगर आपने वीडियो को गौर से देखा हो, उसमें मैंने काफी एक्सप्लेन किया था इस चीज को। एनी हाउ आगे है जी। हाँ ये था जी जी बोले। सर वही एरिया शेडेड करना होता है जो टुवर्ड्स द ओरिजिन होता है। नहीं ये जरूरी नहीं है, ओरिजिन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, ओरिजिन की तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं शेडिंग के अंदर। एफएससी में पढ़ा था वैसे। नो नो नो, ओरिजिन वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कोई आपने कोई स्पेसिफिक केस पढ़ा होगा। आपको मैंने जो 2 स्टेप्स बताया ना वो ज़हन में रखो, क्योंकि मैं क्वेश्चन चेंज भी तो कर सकता हूँ ना, अगर लिमिट 0 से 2 0 से 3 लिखा हुआ लेट्स एग्जांपल 2 में, तो अगर इसी को मैं 0 से 3 के बजाय मैं जब ये लिख दूं लेट्स से 5 to 10 लिख दूं, तो ओरिजिन से तो आप वैसे बाय डिफॉल्ट अवे हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले लेफ्ट राइट बाउंड फिर अपर और लोअर बाउंड डिसाइड करके फिर आपने शेड करना है। सिंपल है, यानी कि ये आप नहीं कह सकते कि टुवर्ड्स द ओरिजिन, उससे आप कभी भी प्रॉपर शेड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 फिगर्स मैंने बनाई है, वो आपको मैंने बताया था कि जो लेफ्ट वाली फिगर है वो बेसिकली वही फिगर है, लेकिन बस उसको जस्ट जूम किया हुआ है, उसका बस वो रीजन शो किया हुआ जो रीजन हमने शेड किया है यहाँ पे। ठीक है ओके जी।
नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, इसमें यही है, इसमें 2 एग्जांपल मैंने करवाई थी 27 में। हाँ, इसमें ये है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये भी डाउनवर्ड है लेकिन थोड़ा सा अपवर्ड से स्टार्ट होगा। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं आपके बाद में चेक करता हूँ, फिर अब मैं देखूंगा आप लोगों ने शेडिंग सही की है या नहीं की। पहले 28 को डिस्कस कर लें, उसके बाद जो है वो नेगेटिव में आ सकता है। जी मैंने बारहा बताई हुई है ये बात कि डेफिनेट इंटीग्रल के साथ एरिया नेगेटिव में आ सकता है, क्योंकि जो डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है वो साइंड एरिया दे रहा होता है। ठीक हो गया सर। और दूसरा मुझे ये बताएं कि जब हमने ग्राफ उसका में बनाना है तो हमने साथ उसकी लेफ्ट राइट अपर लोअर लिमिट मेंशन करना लाजमी है। हाँ मेंशन करेंगे ना, जरूरी नहीं कि मेंशन करें, शेडिंग आपकी करेक्ट होनी चाहिए। मेंशन तो जो मैंने लेट से, जैसे ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया विद द हेल्प ऑफ लाइंस, ऐसे यहाँ पे देखिए मैंने येलो लाइन लगाई है, लेफ्ट पे राइट पे भी येलो लाइन लगाई है, डाउनवर्ड भी येलो लाइन लगाई है, फिर ऊपर से येलो शेड की। ये तो मैंने खुद समझाने के लिए की है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्टली जस्ट वो जो रिक्वायर्ड रीजन उसको शेड कर दें, दैट्स इट, कोई मसला नहीं है। ठीक है, यानी इस तरह से लाइंस लगाना मैंडेटरी नहीं है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का पार्ट जस्ट वही है कि जस्ट जो आपका रिक्वायर्ड रीजन उसको आपने शेड किया हो। ठीक है, ये जो लाइनिंग जो मैंने यूज की है यहाँ पे, जो लाइन जैसे अभी मैंने समझाने के लिए भी मैंने यहाँ पे देखा ब्लू लाइन लगाई है, लेफ्ट पे राइट पे भी ब्लू लाइन लगाई है, तो ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए किया है। अदरवाइज जस्ट आप ग्राफ ड्रा करते और जो रीजन हमें 3 और 4 जो रीजन है डायरेक्ट उसको शेड कर देते, कोई मसला ही नहीं था। ओके सही, ठीक है, ओके जी। ये 27 की बात होगी, अब 28 पे जाते हैं। एक सेकंड में 28 ओपन करता हूँ, फिर उसको डिस्कस करते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल एरिया बिटवीन 2 कर्व्स। ओके बच्चों, ये एरिया 28 आ गया। 28 में जो आप लोगों को क्वेश्चन थे वो आप लोग पूछ सकते हैं। इसमें ये जरा शुरू से ही समझा दें। इसमें किस चीज में इशू है मेनली? अगर 27 समझ आ गया, 28 में क्या मसला था एक्चुअली, कहाँ पे मसला है? जी सर क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास जो लिमिट्स हैं इसकी वो 2 से एक्सीड कर जाती हैं, जी बिल्कुल, तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे? ब्रेक कर देना। हमने डेफिनेट इंटीग्रल का ब्रेकिंग वाला थ्योरम पढ़ा था ना, जब मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, उसमें एक थर्ड प्रॉपर्टी यही थी ना कि अगर हमारे पास एक इंटीग्रल है a to b, तो 2 लिमिट्स हैं, लेकिन अगर 3 आ जाती है तो आप a to b, b to c भी तो कर सकते हैं ना। लेट्स से आपके पास अगर आ जाती है 3 आंसर आ जाते हैं 0, 1 और 5 फॉर एग्जांपल, ठीक है, 0, 1 और 5 आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? उसको 0 से लेके 1 तक लिख लें, फिर 1 से लेके 5 तक लिख लें। ठीक है सर, ये तो सोचा ही नहीं कि रिजॉल्व करेंगे, जो एरिया कैसे उसका फाइंड आउट करेंगे। वो बच्चे जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, एक केस तो हमारा चल जाएगा कि अगर हमारे पास 2 हैं, आपने जिस तरह कहा 0, 1 और 5 है, तो 0 से 1 तक तो एक चल जाएगा जिसके अंदर b हमारे पास 1 आ गया और a हमारे पास 0 आ गया। सेकंड सिनेरियो में b हमारे पास 5 आ जाएगा और a जो है वो 1 आ जाएगा, तो उसको कम किस तरीके से आगे उसमें एरिया के अंदर? ये देखो ना, 0 से 1 लिखा हमने, जो भी फंक्शन हो व्हाटसोएवर, ठीक है, प्लस आगे क्या आएगा 1 से लेके 5 तक f of x dx। सिंपल है, जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनको ऐसे ब्रेक कर दो, एंड पे जो भी है मतलब जो हमारी क्लास प्रैक्टिस में जो आपने हमें 3 वो लिमिट्स वो इस तरह से करना था। तो डेफिनेटली जब 3 आएंगे तो ऐसे ही होगा ना, मैंने बताया। तो ये तो डेफिनेट की प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी थी कि अगर 3 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं या 5 आ जाए, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जस्ट आप उसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो 0 से 1, 1 से 5, ऑर्डर वाइज चलना है। ये ना हो कि अगर लेट से लिखा हुआ है एक -1 आती है
फॉर एग्जांपल एक आती है लेट्स से हमारे पास -3 और एक आती है लेट्स से 5, ठीक है। तो उसको पहले तरतीब में देखो कि ऑर्डर में क्या होगा। -3 से -1 पहले -3 से लेके -1 तक जाओगे, और ऐसे ही है ना। -5 यस और सर। फिर -1 से लेके -5 तक जाओगे, सिंपल सी बात है। इसको ऐसे लिखोगे तो उसको इंटीग्रल में अप्लाई कर दोगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, बाद में आंसर जो आएगा नंबर ही आएगा ना, एक उन दोनों नंबर को प्लस कर दो, वो एरिया। सर ओवरऑल शेड जो है वो तो 0 to 5 ही जाएगा ना। अगर मैं अभी शेडिंग को एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा, इस वक्त आपके क्वेश्चन सॉल्व जब शेडिंग करेंगे तो वो तो डेफिनेटली 0 से 5 ही जानी है ना। वो तो एक डिपेंड्स ऑन ग्राफ के, ग्राफ कैसा आता है। तो वो ग्राफ को देख के आपने जब अपने जो टॉप पे जो लेफ्ट होगी वो 0 होगी लिमिट, और दूसरी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, और उसके बिटवीन सारा एरिया शेड हो जाएगा 0 से 1, 1 से 5, कॉन्टिन्यूस है ना, ब्रेक थोड़ी आ रही है। 0 से लेके 1 तक, 1 से लेके 5 तक, 0 से लेके 5 तक जो भी रीजन भी सेंटर में आ रहा होगा उस ग्राफ में, उसको आपने यही प्रॉपर्टी यूज करते हुए आपने शेड कर देना है। समझ रहे बात की? यस सर, क्लियर हो। सर हमने क्वेश्चंस में ये मिस्टेक कर दी है। चलो कोई नहीं, देखते हैं, अभी मैं चेक करता हूँ ना, फिर देखेंगे, कोई नहीं, करेक्ट कर लेंगे हम। मुझे पता था इसमें आप लोग गलतियां करोगे, ये टॉपिक ही नया था, पहले बार तो एफएससी में किया हुआ था तो आप करते जा रहे थे। अब आगे वाला इसके बाद भी जो 2 टॉपिक आने वो भी आपने एफएससी में नहीं किए हुए। तो ये 27, 28, 29 और 30 ये चारों लेक्चर जो है आप लोगों ने एफएससी में नहीं किए, और ये चारों इंपॉर्टेंट आए क्योंकि इन 4 में से 2 क्वेश्चन आपके लॉन्ग आएंगे फाइनल में। सर फाइनल में लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज इस तरह से होगा पेपर? हाँ सारा कुछ होगा उसमें, वो प्रॉपर यानी कि ना 3 आवर्स का पेपर होगा, उसमें लॉन्ग शॉर्ट सारे होंगे। यस सर। ओके जी। अच्छा ये इस स्लाइड्स में कोई मसला नहीं, अगली स्लाइड पे चलो। जी सर। इस स्लाइड में जस्ट मैंने फार्मूला बताया था कि अगर 2 फंक्शन आए तो ये फार्मूला यूज करना है, बड़े फंक्शन में छोटे फंक्शन को माइनस कर दो और बाद में डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई कर दो, दैट्स इट। ये था एरिया बिटवीन 2 कर्व्स के लिए। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ इतनी थी कि आपने इस चीज को ध्यान में रखना था कि f of x ग्रेटर देन g of x, कि जो फंक्शन आप पहले लिखेंगे वो फंक्शन बड़ा होना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं, ये चीज है हमारे पास, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, ठीक है। इसमें कोई मसला है बताओ। सर जो आपने एग्जांपल्स करवाई थी उनमें तो कोई इशू नहीं था, बस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में था। मेरा जो मेन फोकस है ना आज वो ये है कि आपको शेडिंग करनी आए, सिंगल कर्व के साथ भी और डबल कर्व के साथ भी, उनको दोनों की शेडिंग का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर शेडिंग आपको आएगी तो मैथमेटिक्स से मेरा नहीं ख्याल आपको मसला होगा, मैथमेटिक्स के तो आप इंटीग्रेशन तो आप कर ही लोगे। सर शेडिंग तो हमने कर ली थी दरअसल सर, वो उसमें आपने हमें 4 वैल्यूज दी हुई थी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में, तो उसने 2 वैल्यूज को एज अ फंक्शन ले लिया और 2 को एज अ लिमिट। वो मैं बताता हूँ, एक क्वेश्चन में ऐसा है, वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी, वो क्वेश्चन के अंदर मैं बताता हूँ। ओके सर। अच्छा जी, आगे ये शेडिंग, ये शेड समझ आ गई थी, शेड कैसे किया है? जी सर। अब इसमें ये चीज पूरा, इसमें देखो, इसमें मैंने एक्स एक्सिस को कोई यानी कि कंसीडर नहीं किया, सिर्फ कर्व्स के ऊपर मेन पर्पस फोकस था हमारे पास। ये दोनों कर्व्स के दरमियान जो रीजन बाउंड हो रहा है, इधर हम एक्स एक्सिस तक नहीं लेके आए शेडिंग को। तो एरिया बिटवीन 2 कर्व्स में करना ही ऐसे है, लेफ्ट बाउंड, राइट बाउंड, और बाकी जो दोनों बाउंड्स हैं वो कर्व की बेसिस पे डिसाइड होती हैं। ओके जी, आगे आ गया, ठीक है। वही मैथमेटिकली फंक्शन सेम है लेकिन इसमें लिमिट्स खुद फाइंड की गई थी, ठीक है। ये चीज समझ आ गई है कि लिमिट कैसे फाइंड करते हैं हम और दोनों सर ये तो सेम फंक्शन थे, और अगर ये डिफरेंट फंक्शन हो तो डिफरेंस से मुराद लाइक अभी ये एक x² है तो एक x+6 है, और अगर हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाए और एक हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं कि जिसमें एट द सेम टाइम आप सॉल्व ना कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको x की वैल्यू चाहिए होती है। कोई ये ऐसे ही फंक्शन दिए होंगे जिनको आप इक्वल करके सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें,
जो आपको मेथड आते हैं कंप्लीट स्क्वायर, क्वाड्रेटिक, इनवर्स, ये जैसे मिडिल टर्म ब्रेक है, उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ओके सर। ओके आगे। ठीक है, ये केस क्लियर है सबको कि दोनों फंक्शंस को इक्वल करके जब भी कहा जाए कि एरिया इनक्लोज बिटवीन द कर्व, इनक्लोज की जब भी बात होगी तो इट मीन टू से कि आपने क्या करना है, तो उनको इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्वल करेंगे तो वहां से आपको अपर और लोअर लिमिट मिलती है। तो जो जो दो वैल्यू यहाँ से एक्स की मिलेंगी, तो छोटी वैल्यू को हमेशा ए कंसीडर कर लेना और बड़ी वैल्यू को हमेशा आपने बी कंसीडर कर लेना है, और ये आपकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स आती हैं इस तरह से। ओके जी, यहाँ पे हमने सिर्फ वही काम किया है, लेकिन सबसे पहले हमने चेक किया कि कौन सा फंक्शन यहाँ पे बड़ा है, कौन सा छोटा है, यानी कि अपर और लोअर कर्व पहले डिसाइड किए हमने एफ और जी में से कि एफ ग्रेटर है या जी ग्रेटर है। वो डिसाइड करने के बाद हमने एफ एफ एक्स और जी एफ एक्स किया। अगर जी एफ एक्स ग्रेटर नहीं करता तो फिर जी एफ एक्स माइनस एफ एफ एक्स होता। ठीक है, तो ये भी अमूमन बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि फंक्शन को डिसाइड नहीं करते कि दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। जब तक आप ये डिसाइड नहीं कर लेते कौन सा ग्रेटर है, तब तक आप ये वाला फार्मूला स्टेप 3 में आप लोग नहीं जा सकते। स्टेप 2 नेसेसरी है। अगर स्टेप 2 आपने नहीं किया होगा तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके वो जी कुछ पूछना है सर? ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जिसमें दोनों के दोनों जो फंक्शन हैं वो इक्वल हो जाए? हाँ, इक्वल हो जाएंगे, फिर शेड नहीं होगा, जीरो हो जाएगा ना। ठीक हो गया। वो ग्राफिकली जरा माइंड में लाओ ना। जिस पॉइंट के थ्रू हमने इसका ग्राफ, यानी कि हमने ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सा फंक्शन वो इनके ग्रेटर है, वो तो लिमिट के दरमियान में कोई किसी भी पॉइंट से हम कर सकते हैं ना? हाँ, कोई भी एनीवन। अब -2 से लेके 3 तक है ना, तो -2 से लेके 3 तक कोई भी पॉइंट ले लो। वो इंक्लूड कर सकते हैं हम उसमें? नहीं, बॉर्डर पॉइंट की यही तो प्रॉपर्टी है। ये जो बॉर्डर पॉइंट्स आपने फाइंड किए हुए हैं ना, दोनों को इक्वल करके, ये बॉर्डर पॉइंट जब पुट करोगे ना फंक्शन के अंदर, तो वहां पे दोनों फंक्शन आपको सेम आंसर दे देंगे। आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कौन सा ग्रेटर है कौन सा नहीं, क्योंकि इक्वल आंसर मिलेगा। सर, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसके अंदर 3 पॉइंट्स मेरे बन रहे हैं और ठीक है, पॉइंट्स बन रहे हैं जी -2, 0 और 1। ठीक है, इट्स मीन ये है कि -2 से 0 तक एक एक बनेगा और 0 to 1 एक बन जाएगा। अब ऐसे केस में मेरे पास जो सूटेबल एक यानी कि पॉइंट है जिसके थ्रू मैं उसको कर सकता हूँ, वो -1 है। तो अगर मैं उसको अप्लाई, मुझे एक मिनट शाम, मुझे तीनों पॉइंट लिखाओ जरा यहाँ पे। पहला पॉइंट क्या बोला आपने? -2 सॉरी एक सेकंड, ये पे एक सेकंड, ये वो राइटिंग पे नहीं है। -2 आगे 1 और 0 1 और 0। ठीक है, अब ये आगे तो -2, 0 और 1 आ जाएगा। तो ये आएगा -2 से लेकर 0 तक आएगा। हाँ जी, ठीक है, और आगे आएगा जी 0 से लेके 1 तक आ जाएगा। ठीक है, आगे तो इन दोनों केसेस के अंदर सर हम, अब मेरे पास जो सूटेबल पॉइंट है वो तो -1 में एक बचता है ना, कि मैं उसको पॉइंट्स के अंदर भी बेशक लेती हूँ, कोई इशू नहीं है उसका। नहीं, अब पहला क्या करना पड़ेगा आपको जी, क्योंकि -2 से 0 और 0 से 1 ये दोनों अलग अलग इंटीग्रेशन पे अप्लाई होंगे। ये अलग इंटीग्रेशन होगी, इस इंटरवल में अलग इंटीग्रेशन होगी। ठीक है, और इस इंटीग्रेशन के इस हिस्से में ये एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स यहाँ पे इसके अंदर अलग से आएगा, और इसके अंदर एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इनके फंक्शन आपको अलग से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को करेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि -2 से 0 के बिटवीन जो पॉइंट है, ठीक है, -2 से लेके 0 तक जो भी पॉइंट ले लेंगे आप, -1 ले लें, -1.5 ले लें, -0.5 ले लें, जो ऐसी भी पॉइंट आ रहा है, वो आपको उन पॉइंट्स के उस एक पॉइंट के लिए आपको अलग से चेक करना पड़ेगा एफ और जी को, कौन सा ग्रेटर है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद 0 और 1 के लिए फिर अलग से इसके बिटवीन से कोई एक पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। 0.1 ले लें, 0.2, 3, 4, 5, 0.9 तक आप कोई भी पॉइंट आप लेके चेक कर सकते हैं। मे बी इस रीजन के अंदर आपका जी ऑफ एक्स बड़ा हो जाए, समझ रही बात की? यस सर। तो वो फिर वो दोनों इंटरवल्स के लिए जिनमें आपने ब्रेक किया, उस हर दोनों इंटरवल के लिए अलग अलग से आपको चेक करना पड़ेगा।
कि किस पे वो ट्रू हो रहा है और कौन से पे ट्रू नहीं हो रहा है। ये पॉसिबिलिटी है, ऐसे एग्जांपल एग्जिस्ट करती हैं कि एक इंटरवल में एफ ऑफ एक्स बड़ा हो जाए और एक इंटरवल में जी ऑफ एक्स बड़ा हो जाए। समझ आई बात की? ठीक हो गया, क्लियर है पॉइंट? यस सर क्लियर। ओके, आगे मूव करें। ठीक है आगे ये वही फिर वही आगे ग्राफ बनाए पहले दोनों के। सर ये स्केल वाले बड़ा था सर के एक इंटरवल में जी ऑफ एक्स बड़ा हो जाए दूसरे में एफ ऑफ एक्स बड़ा हो जाए, फिर क्या करना है? निशान बताओ यार, मैं थक गया हूं। नहीं आ निशान रही बताना। सर मैं बताऊं? कोई एक बता दे, मैं सुन रहा हूँ, गलत होगा तो मैं बता दूंगा। बता दे, कोई मसला नहीं, कोई एक बता दे, एनीवन। मैम हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमने दोनों फंक्शंस में ना जो हमारे पास लिमिट्स हैं उनके दरमियान से कोई भी एक वैल्यू हमने दोनों फंक्शन में पुट करनी है। अब जिस फंक्शन का जो आंसर हमारे पास वैल्यू उसकी आएगी ना वो ग्रेटर होगा ना, हमने उसमें से दूसरे फंक्शन को माइनस करना है। ठीक है, लेकिन शायद उसको बात समझ ना आई हो। आपने थोड़ा शॉर्ट बताया सही है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट बताया। यार उमैर इस तरह है कि अगर ये वो केस होता है जिसके अंदर हमारे पास 2 से ज़्यादा लिमिट्स आ जाती हैं, ठीक है, तो अगर उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 लिमिट्स आ रही हैं तो 3 लिमिट्स में हमने जो मिनिमम यानी कि जो नंबर है वो उसके थ्रू सॉर्टिंग पहले करनी है। और सॉर्टिंग में ये उसके बाद करना है कि जिस तरह ये केस है कि -2, 1 और 0, इस केस में -2 और 0 का एक हमारे पास सेट बन जाएगा और 0 to 1 एक सेट बन जाएगा। अब हमने क्या करना है कि हमने -2 और 0 के थ्रू जो फंक्शन है उसमें अलग से आइडेंटिफाई करना है कि एफ ऑफ एक्स जो है ना वो जी ऑफ एक्स से बड़ा है या छोटा है, और 0 और 1 के केस के अंदर हमने अलग से आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि कई इस तरह के केसेस आते हैं जिसके अंदर हमारे पास पहले जो वो लिमिट है वो उसमें एफ ऑफ एक्स बड़ा होता है और सेकंड केस के अंदर जी ऑफ एक्स बड़ा हो जाता है। तो ये दो एक तो आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं और बेसिक उसका फॉर्मूला यही है कि आपने पहले -2 to 0 का एक बनाया फंक्शन और उसके बाद उसको ऐड करके उसके अंदर 0 और 1 का एक बना दिया। एक्सीलेंट, ठीक है, फिर समझ आ गया, ये चीज मैंने बताई है। ठीक है सर। सर कोल्ड ड्रॉप और ये आपने अभी क्या बताया? सर मैंने रिशान को बता दिया जो बताना था। मैं रिशान से पूछो, रिशान ने भी एक बार रिपीट कर दिया वैसे। सर मतलब अभी कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं हुआ, जो हमें आता है वही बताया ना उन्होंने। नहीं हुआ तो इम्पोर्टेंट ही है वैसे। मैं बता देता हूँ। निशान बताओ। असल में यार मैं बताना नहीं चाह रहा, लेकिन बात ये है कि मुझे ना तबीयत ठीक नहीं है, मुझे है बुखार। मैं ज्यादा बोलता हूँ तो मेरे पेन शुरू होती है चेस्ट में। आई थिंक आप आगे कंटिन्यू करते हैं, मैं इसको कॉल पे बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप इसके बाद में। यस सर, मुझे कोई मसला नहीं है, बस मुझे वो लास्ट पे जाके या थोड़ा सा इशू। बस 3 पॉइंट्स का मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ओके जी जी सर अगर g ग्रेटर हो तो g माइनस f होगा। जी, वो दोनों में से जो ग्रेटर होता है उसको पहले लिखना है आपने। अगर g ग्रेटर तो g माइनस f, अगर f ग्रेटर है तो f माइनस g, ठीक है। ओके, और सर अगर इक्वल हो तो कोई भी लिख देना। हाँ नहीं, अगर इक्वल होगा ना तो वो 0 हो जाएगा ना यार, टेक्निक कॉमन सी बात है ना। अगर f और g इक्वल हो जाए तो क्या होगा, f माइनस g क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यस सर। 2 - 2 0 होता है ना, जब सेम नंबर आ जाए तो फंक्शन में अगर सेम आ जाए तो 0 हो जाता है वो, ठीक है। तो जहाँ पे वो इक्वल आएगा तो वहाँ पे इंटीग्रेशन आपको 0 मिल जाएगी उसकी, क्योंकि फिर जब दो कर्व्स हैं, अगर लेट ये देखें ग्राफिकली, आपको मैं ना एक्सप्लेन कर दूं, इसको थोड़ा सा ग्राफिकली है ना माइंड में विजुलाइज किया करें कि लेट से एक ये हम बना लेते हैं, एक कर्व बना लेते हैं, लेट से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। तो किसी भी ग्राफ का अगर फंक्शन क्रिएटर आता है, कोई फंक्शन क्रिएटर आता है, तो बेसिकली ग्राफिकली भी उसकी हाइट ज्यादा होती है। कि लेट से अगर एक मैंने ये ब्लू नहीं कलर चेंज कर लेते हैं कि लेट से एक मैं ये रेड में एक कर्व बना रहा हूँ, थोड़ी साइनोसॉइडल बनाते हैं, ये एक साइनोसॉइडल वेव है, ठीक है। एक दूसरी भी मैं कर्व बना लेता हूँ, ये ग्रीन वाली देख लो। अब इसमें है क्या कि अगर आप देखें
तो लेट्स से ये फर्स्ट पॉइंट है, मैं डिफरेंट कलर से येलो से मार्क करता हूँ। लेट्स से ये फर्स्ट जो येलो लाइन है, लेट्स से ये -2 कंसीडर कर लें, ये -1 कंसीडर कर लें, और लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। ये हमारे पास लेट्स से -2 है, ये -1 है, ये 1 है, और ये क्या है जी 2 है, ठीक है। तो जब हम ये कहते हैं कि F ग्रेटर या G ग्रेटर है, तो बेसिकली ग्राफिकली उस रीजन के अंदर वो कर्व अपर साइड पे होती है। अगर अब मैं इसमें देखूं तो -2 से लेके -1 का जो रीजन है ना, -2 से लेके -1, इस रीजन के अंदर जो रेड कर्व है, लेट्स से रेड को मैं F कह लेता हूँ, रेड को लेट्स से हम F कह लेते हैं, और ग्रीन को लेट्स से हम लोग G कह लेते हैं, ठीक है। अगर इसको हम G कह लेते हैं तो इस -2 से -1 में F ग्रेटर है G से, लेकिन -1 से 1 के दरमियान में क्या हो रहा है, G ग्रेटर है F से, ठीक है। तो ये वेरी कर जाते हैं, इट डिपेंड्स ऑन इंटरवल, ठीक है। तो जो ग्रेटर होता है वो ग्रेटर में से लेसर को आपने करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब दूसरा जो क्वेश्चन आपका है कि इक्वल का, सेम का, तो अगर सेम आ जाएगा ना तो बेसिकली जिस जगह पे वो सेम आते हैं तो वहां पे बेसिकली दोनों कर्व एक दूसरे के ऊपर आए थे, ओवरलैप कर जाती है। लेट्स से अगर इसी को मैं अगेन अगर मैं करूं तो फॉर एग्जांपल वो कोई भी केस हो सकता है कि लेट्स से x है और ये एक्स वाई एक्सिस है, तो अगर आप कर्व ड्रा करें, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कोई भी कर्व है, लेट्स से ये रेड इतना सा ग्राफ है, तो अगर इस रीजन के अंदर का ग्राफ सेम है तो दूसरा जो ग्राफ बनेगा वो भी एग्जैक्टली क्या होगा, इसके बिल्कुल इसको ओवरलैप कर रहा होगा। समझ आई बात की कि नहीं आई? तो इस केस में एरिया आपको फिर कोई भी नहीं मिल रहा होता, एरिया भी इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जब दो कर्व्स की बात करते हैं तो हम एरिया बिटवीन 2 कर्व्स कर रहे होते हैं, जो एरिया उन दोनों कर्व्स के दरमियान बाउंड हो रहा होता है। तो जब वो वैसे ही इक्वल आ जाएंगे दोनों फंक्शन, तो उनके दरमियान कोई एरिया बाउंड ही नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों इसको ओवरलैप कर जाएंगे, तो फिर एरिया भी क्या होगा, वो 0 ही मिलेगा। तो वो कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, वो क्वेश्चन 4 नहीं खत्म हो जाएगा। क्लियर है बात? बच्चों बात आ रही है? यस सर, आ रही है। जी सर, आपकी आवाज आ रही है। ओके, अगर बताया करो ना, मुझे क्या पता, मैं हवा में बोली जा रहा हूँ। आगे चलते हैं सर वो ना माइक दूर होता है तो क्लिक करने में टाइम लगता है। ओके जी, आगे मूव करते हैं। एग्जांपल 3 पे आ जाते हैं जी। हाँ, इसमें g ऑफ x और f ऑफ x था, वही इक्वल किया, इक्वल करके लिमिट्स आ गई, एंड हाँ इसमें वो था कि g ग्रेटर है f से, ठीक है। इसमें ये देखो, इसमें हमने लिख दिया g ऑफ x माइनस f ऑफ x आ गया, यहाँ पे f माइनस g नहीं है, यहाँ पे g माइनस f आ गया, ठीक है। तो वो हमने करके उसके बाद उसी रीजन को हमने, जो रीजन उन दोनों में बाउंड हो रहा था, उस रीजन को हमने शेड कर दिया, ठीक है जी। ओके बच्चों, नेक्स्ट मूव करते हैं। हाँ, इसमें इस आगे फिर इसमें मैंने एम्फेसाइज इस वीडियो में मैंने शेडिंग के ऊपर ही किया था, आगे वाले क्वेश्चन को मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन जस्ट मैंने शेडिंग सिखाई थी कि शेड करना कैसे है हमने, ठीक है। इसमें भी वही था कि फंक्शन ये दो थे, एक साइन का फंक्शन था और एक वो था x-1 का था। उन दोनों के ग्राफ को जब हमने ड्रा किया तो ग्राफ को ड्रा करने के बाद उनके जो ग्राफ बने थे, जो रीजन उन दोनों के दरमियान था, उस रीजन को हम लोगों ने शेड आउट कर दिया, ठीक है जी। तो ये -1 से लेके 3 तक जब हमने शेड किया था, तब ये जो रेड लाइन है, इससे लेफ्ट वाला जो है, 3 से लेफ्ट जो है वो रीजन शेड हो रहा है, लेकिन 3 से जो आगे वाला रीजन है वो हमने शेड नहीं किया। ये जब इनक्लोज बिटवीन टू कर्व कहते हैं, देन ये जो ब्लू जो हमारे पास जो डॉट्स बने हैं, इन दोनों के बिटवीन जो रीजन है वो सारे के सारे हमने शेड किया कर दिया, ठीक है। तो ये कलर वाइज मैंने वेरी किया था कि एक में येलो कलर था और एक में थोड़ा सा नीचे पिंक था, तो इस तरह से मैंने वीडियो में वो बनी हुई है वो चीज सारी। ओके, अगली स्लाइड पे जाते हैं। हाँ, इस स्लाइड के अंदर मुझे ये चीज मैं ढूंढ रहा था, इसमें मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था कि अनबाउंडेड और बाउंडेड, कि अगर सिंगल कर्व हो तो x और x एक्सिस और कर्व के दरमियान बाउंड करना है, और अगर दो कर्व्स हो हमारे पास तो फिर दोनों कर्व के दरमियान बाउंड करना है, और जो अनबाउंडेड रीजन होते हैं उनको आप लोगों ने शेड नहीं करना। तो जो रेड में जो एरो मैंने लगाए हैं, ये सारे के सारे क्या थे, अनबाउंडेड रीजन थे, तो इनको हम लोगों ने शेड नहीं किया था। कोई क्वेश्चन तो नहीं है शेडिंग में?
सर ओके ओके आगे ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम थी, ठीक है। अब प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको चेक कर लेते हैं, तो जो भी मसला वगैरह है वो हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये वाली सारी करनी है, इसमें स्किप कोई नहीं करनी, ये सारी इंपॉर्टेंट है, इनको करेंगे तो आपको ना इजी हो जाएगा। अच्छा जी, फर्स्ट वाला था 2 फंक्शन है, ठीक है, इक्वल करेंगे। सेकंड वाले में था y, ठीक है। सेकंड वाले में भी कोई सिंपल था, 2 फंक्शन थे y की फॉर्म में, दोनों को इक्वल करना, इनको इक्वल करने की जरूरत नहीं थी, एच भी लिमिट्स भी गिवन थी ऑलरेडी। थर्ड वाले में भी लिमिट्स गिवन है, इक्वल करने की जरूरत ही नहीं थी, 2 लिमिट्स गिवन और 2 फंक्शन गिवन है। फोर्थ वाले में y एंड y, हाँ इसमें भी 2 फंक्शंस गिवन है, y की फॉर्म में और x की फॉर्म में, लिमिट्स गिवन है, इनको भी इक्वल करने की जरूरत नहीं थी। 5 वाले में आपको इक्वल करना पड़ना था, फिफ्थ वाले में दोनों को इक्वल करके, फिफ्थ और 1, हाँ 1 और जो 5 क्वेश्चन है इनमें आपको दोनों को इक्वल करके तो आपको वो जो लिमिट्स है इंटीग्रेशन की वो फाइंड आउट करनी पड़नी थी, लेकिन 2, 3 और 4 में लिमिट्स आपको ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें इक्वल करके लिमिट फाइंड करने की जरूरत नहीं थी। अब इसमें वही चीज मैक वाला क्वेश्चन इसमें रिजॉल्व हो जाता है कि मैक ने कहा कि 2 डिफरेंट फंक्शन आ जाए। ये देखें, जब 2 डिफरेंट फंक्शन अगर क्वेश्चन पूछना भी हो तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है कि लिमिट्स आपको ऑलरेडी गिवन होती हैं, जैसे इसमें गिवन है x = π/4 और x = π/2 है, तो दोनों डिफरेंट है। y = 0 एक कांस्टेंट फंक्शन है और y = cos 2x हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इसको इक्वल करने नहीं कहा गया, इसके लिए लिमिट्स आपको ऑलरेडी दी हुई है। वही बाकी तो इस तरह से डिफरेंट फंक्शन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके जी, अब मैं डिस्कशन हम एंड करते हैं यहाँ पे, क्लास पार्टिसिपेशन पे आते हैं। तो जिसका मैं नेम लूंगा वो पीडीएफ मुझे दिखा दे, पहले तो दिशान आप दिखा दो, ताकि कोई अगर कोई मसला है तो वो हम चेक कर लेते हैं उसमें से। तो पहले दिशान की, महक की और दाऊद की चेक, मदूद की चेक कर लेते हैं, उसके बाद बाकी हाँ दिशान आप इनके शेयर कर दो, शेयर करना इजी है तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ, बना देता हूँ मैं आपको प्रेजेंटर। देखते हैं सर जैसे आप, मैं आपको प्रेजेंटर बना देता हूँ, आप शेयर कर दें। ये लो जी, नहीं मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया। ठीक है, तो शो हो रहा है सही आपको? जी जी दिशान हो रहा है, शो हो रहा है। लेक्चर 27 से ये फर्स्ट क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा जूम करें पीडीएफ को, थोड़ा सा जूम करें, 50% पे थोड़ा ज्यादा कर दें, 1 स्टेप और कर दें। हम बस ठीक है, 100% पे ठीक है। अब ओके, अब प्रॉपर नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है? यस सर, 27 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, 1 - x² था 0 से 2, 1 - x², ठीक है जी। इंटीग्रेशन आपने कर दी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके ठीक है। आगे करें, -2/3 ग्राफ पे चले जाएं इसके। 1 - x² ग्राफ, ठीक है, पैराबोला ही बनेगा। शेडिंग के लिए लिमिट्स क्या थी ऊपर, लिमिट दिखाना मुझे जरा। 0 से 2 तक। हाँ, शेडिंग ठीक नहीं है आपकी। शेडिंग वो आपने अभी वो आइडेंटिफाई किया, तो वो नीचे का भी ये होना है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, एग्जैक्टली ये वाला रीजन भी, नीचे वाला भी शेड होगा। ओके, राइट लेफ्ट राइट बाउंड तो हमें ये में रखनी है ना, तो ये नीचे वाला भी शेड होगा, ठीक है गुड। आगे चलें, ये सेकंड क्वेश्चन है। x³ है ये, और -1 से लेकर 3 तक है। इसके ग्राफ पे जाएं जरा। x³ -1 से लेकर -1 वाला वो होना है। हाँ, -1 वाला होना, ठीक है गुड हो गया। आगे चलें, ठीक है, वो गलती आपने खुद ही बता दी है, -1 वाला होगा। आगे, अच्छा जी, x² है सर। ये सॉरी, ये जो सेकंड क्वेश्चन है ना, इसमें मुझसे मिस्टेक हुई है, इंटरवल इसके 0 to 3 है, वो वाला सही है इसका। चलो 0 से 3 के लिए फिर तो ठीक है, अगर -1 से 3 किया तो फिर अगर 0 से लेकर 3 तक फिर तो मतलब कोई हां, ऊपर इंटरवल 0 से 3 के लिए आते ये शेडिंग ठीक है, लेकिन -1 से 3 के लिए आते नहीं है, ठीक है। 0 से 3 तक ठीक है, कोई बात। आपने सॉल्व तो -1 से किया होगा तो फिर उस हिसाब से, तो फिर उसी हिसाब से शेडिंग होगी।
ओके, आगे वाले चलें क्वेश्चन पे। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाला आ गया। यस सर, ठीक है, अब अपवर्ड पैराबोला है, करें जरा, ग्राफ पे आए जरा। -1, हाँ इसका शेड आपने सही किया हुआ, ठीक। आगे जाएं। लेक्चर 28। ठीक है, ये इसमें इनक्लोज्ड रीजन था, तो सबसे पहले उसके पॉइंट्स निकाले हैं। इक्वल किया आपने, इक्वल यस किया, सर। बोथ साइड पे आपने स्क्वायर ले लिया एंड 16x x स्क्वायर -16x, ओके, x कॉमन ले लिया, x -16 x इक्वल 0 x 16, ओके ठीक हो गया, 0 16 लिमिट्स आ गई, ठीक है आगे। उसके थ्रू सर वो पॉइंट्स आगे आइडेंटिफाई किए हैं कि f(x) ग्रेटर है या g(x) ग्रेटर है, तो इस केस में f(x) 1 ग्रेटर है पुट हमारे किया पास। आपने, 1 पुट किया मैंने। हाँ f ग्रेटर है, ठीक है, f -g हो गया, 0 16 हो गया, ठीक है, ग्राफ पे चले जाएं। ठीक है, आगे आप, मेरा नहीं ख्याल आपने मिस्टेक की होगी, ग्राफ पे ये जाएं। ग्राफ है ना इसका। एक था स्क्वायर रूट x था ना, और एक 1/4 x था, एक है ना? अंडर रूट x था और एक 1/4 इंटू x था। हाँ ठीक है, ठीक है, गुड है। सर ये क्वेश्चन 2 इसमें किया, इसमें इंटरवल गिवन थे ऑलरेडी, तो डायरेक्टली ये सर उसमें मैंने वो किया है, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 था, तो ये क्लियर था कि f(x) जो है वो ग्रेटर है, तो उसमें आगे ये आइडेंटिफाई करके -4 इसका आंसर है। ठीक हो गया। ग्राफ जो है वो ये बना है मेरे पास, इंटरवल्स 0 to 2 थे। इंटरवल क्या था, 0 से 2 तक। फंक्शन कौन कौन सा दोबारा दिखाना, मेरे फंक्शन भूल गए। अच्छा ठीक है, एक y 0 था, ठीक है, नीचे आ जाए जरा, एक y 0 था, ठीक हो गया, तो y 0 से मुराद x एक्सिस दिया, y 0 से मुराद x एक्सिस आ गया, तो उसमें वो ये शेडेड रीजन आ गया 0 to 2 तक। 0 से 2 तक था, जी सर। हाँ ठीक है, गुड हो गया, सही है ग्राफ, आगे चलें। तो किया सर इसके आगे बात। ये थोड़ा सा इसमें हम खुद भी मसला कर गए थे, ये मेरे नज़र में तो, क्योंकि रेडियन के अंदर ये गिवन था सारा, तो मैंने उसको उसमें डिग्री में कन्वर्ट करके तो ये आगे सॉल्व किया। नहीं, रेडियन में ही रहने देना था, वो डिग्री में गड़बड़ हो जाती है। सर मेरा तो वो इनके साइनसॉइडल वेव प्रॉपर बनी है, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। आप टोटली डिग्री में देखे होगे ना हर चीज को। ये देखें ना सर, ये इसमें ये इस चीज से मैंने बाकायदा उसका एरिया निकाला है। मुझे अभी शो नहीं हो रहा, ग्राफ दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? अच्छा ठीक है, ये इंटीग्रेशन दिखा रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन, हाँ इंटीग्रेशन में तो मसला नहीं था, इंटीग्रेशन तो ठीक आंसर आना, तो ठीक है, आगे चलें। ठीक है, ग्राफ ये पे जाएं, ग्राफ बना है, ये उसका कटिंग को इग्नोर कीजिएगा सर। वो कोई मसला नहीं, कटिंग का तो कोई नहीं, अभी सीख रहे हैं आप। ग्राफ मुझे अभी शो नहीं हो रहा, अच्छा ठीक है, अब आया थोड़ा सा ग्राफ, ठीक है। लिमिट क्या थी, π/4 से लेके π/4 से π/2 तक, यानी कि 45 डिग्री टू 90 डिग्री तक। π/4, ठीक है, सही है सर। बाकी इस तरह भी ठीक है, रेडियन में करो फिर भी ठीक है, दोनों में ठीक है, आपने प्रॉपर ही सही किया है, मिस्टेक नहीं की। सर आगे के 2 नहीं किए फिलहाल हमने। क्या कह रहे हैं आगे? आगे के 2 नहीं किए फिलहाल हमने, ये 3 ठीक है, किए। लेकिन निशान आप ना एक काम करना, क्योंकि आपने सही किया हुआ, तो आप एक काम करना कि जो थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक है ना, वो करेक्ट करा के ना बच्चों को भेज देना, सबको। ठीक है सर, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये काफी इम्पोर्टेंट है टॉपिक, तो मैं नहीं चाहता कि बच्चों का ना पेपर में ना फाइनल में ये गलतियां करते फिरे, तो इनको शेडिंग वगैरह आनी चाहिए, तो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा इसमें से, तो वो इनसे अगर ना आना और फिर इनके इकट्ठे 10 नंबर उड़ जाने, फिर बैठे रहेंगे। ठीक है सर, मैं शेयर कर दूंगा आपका ना, ठीक है, मैंने फाइल चेक कर ली है, वो छोटी मोटी मिस्टेक है वो आपको वैसे क्लियर हो चुकी हुई है, तो उनको करेक्ट करके इन्हें बता देना आप, ठीक है, इन्हें फाइल शेयर कर देना। ओके, अब महक का चेक करने के लिए, महक के साथ आपने कोरिलेट किया था निशान के, नहीं किया था? सर ये लास्ट क्वेश्चन में किया था, वो भी मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये इनके समझ में नहीं आ रही थी। अच्छा, महक को समझ नहीं आ रही थी? नो। बाकी आपने मैच किए क्वेश्चन अपने सारे? बाकी सर महक के साथ नहीं खैर मैच किए, फाबिया का एक मेरे पास आया था, तो उसके साथ मैंने मैच किए थे, तो वो सही थे। चलो महक के चेक कर लेते हैं। महक आप सुन रहे हो?
महक ऑनलाइन का फिर चली गई है। महक चली गई, मदूद से चेक कर लेते हैं, मदूद ने शायद किया हो। मदूद आप सुन रहे हो? जी सर मैंने किए तो है, लेकिन सर वो गलत है, मैंने आपसे सुना है ना सारा, तो सारी गलत हैं, तो मैं वो ठीक करके आपको दोबारा सेंड कर दूंगा। ग्राफ गलत है बच्चे आपके या कैलकुलेशन गलत है? ग्राफ गलत है सर, ग्राफ गलत है, ठीक हो गया। चलें इसको करेक्ट समझ आ गई है, पिक्चर क्लियर हो गई है? जी सर क्लियर हो गई है। ओके बच्चे चलें करके तो मुझे चेक लाजमी करवा देना ताकि आपका वो क्वेरी है तो वो क्लियर हो जाए। जी सर मैं कर ठीक रहा है, हूं के साथ में आपको करवा दूंगा। ओके बच्चे ओके। अब चेक कर लेते हैं जीडी निशान कुछ पूछना। सर कुछ बच्चों को लाइट का काफी इशू आ रहा है, तो वो मैसेज ही आ रहे थे मुझे कि अटेंडेंस मार्क करवा दें। अटेंडेंस का मैं कर देता हूँ, अभी आज मेरे साथ भी हुआ है। चलो अटेंडेंस तो शुरू करते हैं। बगैर निशान आप इस तरह करो कि ना नेम मुझे ना बताई जाना यहाँ से ना कौन कौन सा ऑनलाइन है, अटेंडेंस मार्क कर देते हैं सबकी, जिनके आपको मैसेज आए वो भी बता देना मुझे। टाइम आगे के इस पे मुझे था कि आज इस टेस्ट पे टाइम लगेगा, तो रिकॉर्डिंग इसकी एंड कर देते ताकि बच्चे इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकें जो हम लोगों ने डिस्कस किया है।